वेलकम बैक फ्रेंड्स। तो जस्ट इमेजिन कीजिए कि अगर आपको कोई वर्किंग कैपिटल का केस आ जाए जो सिर्फ बैंकिंग के बेस पे ही जिसका एनालिसिस करना है। आई मीन टू से कि आपके पास जो डॉक्यूमेंटेशन आई है, आपके पास खाली क्लाइंट के केवाईसीज आए हैं, फर्म के और बोरोवर के इंडिविजुअल्स के केवाईसीज आए हैं, एंड जो फर्म है उसकी बैंक स्टेटमेंट आई है, और उसी के बेस पे आपने डिसीजन करना है कि क्लाइंट को पैसा देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। तो उस केस में सिर्फ इन दो चीज़ों के ध्यान में रखते हुए आप अपने आप को कैसे मैनेज करेंगे, कैसे परस्यू करेंगे, कैसे डिसीजन करेंगे, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। देखिए, यहाँ पे मैं लैब प्रोडक्ट वाला बैंकिंग वेरिएंट डिस्कस नहीं कर रहा या बैंकिंग प्रोडक्ट डिस्कस नहीं कर रहा जो लैब डिपार्टमेंट में यूज़ होता है, जिस पे बैंकिंग बैलेंसेस कैलकुलेट किए जाते हैं। कोई एलिजिबिलिटी कैलकुलेशन नहीं मैं आपको सिखा रहा इस वीडियो के अंदर। इस वीडियो में मैं आपको एक वे बता रहा हूँ कि आपको अपने आप को अप्रोच कैसे करना है कि ताकि आप सही से डिसीजन कर पाए उस केस का। देखिए, ध्यान रखिए कि आपके पास सिर्फ दो डॉक्यूमेंट्स ही हैं, केवाईसीस एंड द बैंकिंग ऑफ द क्लाइंट। सिर्फ ये दो डॉक्यूमेंट आपके पास आए हैं और इसके अलावा कुछ भी नहीं आपको दिया गया सेल्स की तरफ से, और ना ही वो देना चाहते हैं आपको। तो कैसे करेंगे? तो केवाईसीस आपके पास है। केवाईसी से आप सिबल्स को अच्छे से निकाल लीजिए, सिबल्स को अच्छे से खंगाल लीजिए। क्लाइंट का पुराना कंडक्ट, क्लाइंट की सिस्टर कंसर्न्स भी आपको यहाँ से पता चल सकती हैं अगर कोई एड्रेस में आ रही होगी तो। क्लाइंट का टोटल एक्सपोजर कितना चल रहा है, तो क्लाइंट के पीछे सिबल्स में कितनी इंक्वायरीज रही हैं। तो इस तरह की सी चीज़ें जो मैंने आपको डिड्यूब चेक्स में ऑलरेडी बताई हुई हैं, तो उन चीज़ों को पूरी अच्छी तरह से खंगाल लीजिए। गूगल चेक अच्छे से कर लीजिए, बोरोवर का कोई एडवर्स न्यूज़ तो नहीं है, कोई इस तरह की कोई चीज़ तो नहीं है कि जो नेगेटिव हो बोरोवर के बारे में या उनकी सेगमेंट के बारे में। तो वो चीज़ खंगाल लीजिए अच्छे से। जो आप चेक करेंगे केवाईसीस, तो इंश्योर कीजिए, क्योंकि देखिए आपको क्या ध्यान रखना है। आप खाली बैंकिंग के ऊपर केस कर रहे हो, ना आपके पास क्लाइंट की जीएसटी रिटर्न्स है, ना आप क्लाइंट के कोई फाइनेंशियल्स हैं, ना क्लाइंट की कोई आईटीआर है। तो इतनी लिमिटेड इंफॉर्मेशन होने के बाद अगर आपको कोई केस करना पड़ जाए, करोड़, 1 करोड़, 1.5 करोड़ किसी को देना पड़ जाए किसी क्लाइंट को, तो आपको रिस्ट्रिक्टिव तो कई चीज़ों में होना पड़ेगा, कई चीज़ों में हाथ अपना टाइट करना पड़ेगा। तो आप ये ध्यान रखिए ऐसे केसेस को डिसीजन करते समय कि किसी भी एज फैक्टर पे कॉल मत लीजिए कि क्लाइंट की एज ऑलरेडी बहुत ज़्यादा है, 60-65 का हो चुका है, और आप केस करना चाहते हैं विदाउट टेकिंग हिज लीगल हायर्स एज अ गारंटर। ऐसा मत कीजिए। पार्टी का रिलेशन आपस में आपको क्लियर होना चाहिए। क्लाइंट की विंटेज अच्छी होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि 1-2 साल पहले ही बिजनेस शुरू किया और आपके पास इतना पैसा मांगने के लिए आ गया। विंटेज अच्छी होनी चाहिए। और जो क्लाइंट का मेन बिजनेस संभालने वाले पर्सन हैं वो सारे आपके स्ट्रक्चर में होने चाहिए, यानी कि वो सारे आपके पास गारंटर होने ही चाहिए। तो क्योंकि आप लिमिटेड इन्फॉर्मेशन पे काम कर रहे हैं, तो कल को ये ना हो कि कल को केस खराब हो जाए और ये पता चले कि आपने अननेसेसरी काफ़ी पॉइंट्स को इग्नोर कर दिया था। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ये पॉइंट तो बहुत ही ऑब्वियस है कि जो आप कोलेटरल सिक्योरिटी लेंगे क्लाइंट से, वो कोलेटरल सिक्योरिटी अच्छी क्वालिटी की होनी चाहिए पहली बात। कि कोई कोशिश करें कि रेजिडेंशियल या कमर्शियल प्रॉपर्टी को ही ले, प्लॉट्स वगैरह तो बिल्कुल अवॉइड करें। और उसके साथ आप जो कवर है या अपनी जो एलटीवी है वो स्ट्रांग मेंटेन करें। ऐसा ना हो कि आपको क्लाइंट कह रहा है कि मैं 100 रुपए का लोन चाहता हूं और प्रॉपर्टी वैल्यू जो है वो 70 रुपीज की है या 80 रुपीज की है। आप क्लाइंट से बोलें कि अगर आपको इतनी लिमिटेड इंफॉर्मेशन के बेस पे जजमेंट करवानी है अपने केस की, तो आप 100 रुपीज के लोन के बदले में हमें 120-125 रुपए की प्रॉपर्टी दीजिए। अगर आप इंडस्ट्रियल दे रहे हैं तो कम से कम 150 रुपए की प्रॉपर्टी वैल्यू हमें ऑफर कीजिए, तभी हम कंसिडर करेंगे इतनी लिमिटेड इंफॉर्मेशन के बाद। क्योंकि आप पाएंगे कि अगर आप इतनी लिमिटेड इंफॉर्मेशन को एनालाइज कर रहे हैं तो आप काफ़ी चीज़ें इग्नोर कर सकते हैं जो डेंजरस हो सकती हैं। मान लीजिए क्लाइंट के पास बैलेंस शीट में लॉसेज हो, आपको लॉसेज का नहीं पता, कैपिटल नेगेटिव हो, कैपिटल का नहीं पता, पैसे सारे डिवर्ट कर रखे हो, उसकी जो एक्चुअल बैलेंस शीट हो आपको उसका नहीं पता, आप सिर्फ खाली बैंकिंग के बेस पे क्लाइंट को जज कर रहे हैं, राइट। उसके बाद इन प्रोडक्ट्स में कोशिश कीजिए कि आप लोन बहुत बड़ी अमाउंट का मत कीजिए क्लाइंट को। यूजुअली तो यही होता है रिकमेंड कि 50 लाख 1 करोड़ तक का लोन ही बैंकिंग इस तरह के प्रोडक्ट में कर लेना चाहिए। बट खैर, ये चीज़ आपकी बैंक टू बैंक पॉलिसी पे डिपेंड करती है कि आपका बैंक कैसे कहता है आपको। नेक्स्ट पे चलते हैं। पॉइंट और क्या ध्यान में रखना है, देखिए मैंने बैंकिंग एनालिसिस के ऊपर काफ़ी अच्छी खासी वीडियोस बनाई हुई हैं, राइट। तो आप उन बैंकिंग की डीप एनालिसिस वाली वीडियोस को देखिए और उसकी तरह आपको पूरा बैंकिंग का डीप एनालिसिस करना है, क्योंकि यही एक आपका डॉक्यूमेंट है जो आपको पूरे अच्छे से क्लाइंट की पिक्चर को समझा सकता है, राइट। बोरोवर की फैक्ट्री विजिट तो आपको मैंडेटरली करनी ही चाहिए। जब सरोगेट में इस तरह के प्रोग्राम में आप केस कर रहे हैं तो आपको बोरोवर को मिलके जरूर आना चाहिए और उसके प्रेमिसेस पे जो काम चल रहा है उसको केयरफुली जज करें, केयरफुली ध्यान से देखें और अपनी जजमेंट अप्लाई करें केस टू केस बेसिस पे कि भाई काम ठीक चल रहा है या नहीं चल रहा, कितनी अमाउंट का लोन आ रहा था, उसके अकॉर्डिंग आपको कैसा लग रहा है वहां पे काम,
कैसी आपको एक्टिविटी लेवल लग रहे हैं, कैसी आपको स्टॉकिंग लग रही है, कैसी उसकी आपको बिल्डिंग वगैरह की हालत लग रही है, कैसे प्रमोटर की आपको नॉलेज बेस लग रहा है। खैर ये सारा कुछ मैंने वीडियोस में अपनी समझाया हुआ है, जिसमें मैंने विजिट कैसे करनी है, बोरोवर से बात कैसे करनी है, बोरोवर से क्या क्या पूछना चाहिए, ये सारा मैंने समझाया हुआ है। तो आप उनकी रेफरेंस ले सकते हैं। ये देखिए आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखिए आपके पास कोई जीएसटी रिटर्न नहीं है, कोई फाइनेंशियल्स नहीं है, सिर्फ बैंक स्टेटमेंट है। तो बेस्ट गेस क्या आप लगा सकते हैं? आप ये इमेजिन करके देखिए कि आप बेस्ट क्या सोच सकते हैं, क्या गेस लगा सकते हैं बेस्ट। जो क्रेडिट सबमिशंस आ रही हैं, जो अमाउंट बैंकिंग में क्रेडिट हो रही है, आप उसको परज्यूम कर लीजिए, मान लीजिए, मतलब शपथ ले लीजिए कि यही उस क्लाइंट की सेल्स है। क्रेडिट सबमिशंस को ही उसकी सेल्स परज्यूम कर लीजिए, कुछ और सोचने की जरूरत नहीं है कि सेल कम ज्यादा होगी या क्रेडिट सबमिशन 80% ही होंगी सेल्स का, क्या पता 70% ही हो, तो क्या पता कम ज्यादा हो। तो कुछ इमेजिन करने की जरूरत नहीं है, कुछ अलग सोचने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सेल्स टीम भी आपको कोई और डॉक्यूमेंटेशन नहीं देगी ऑब्वियसली, क्योंकि प्रोडक्ट में आपने बैंक के अप्रूव्ड प्रोडक्ट में आपको लॉग इन किया गया है केस। तो आपको जो क्रेडिट सबमिशंस आई हैं वही मान लेना है कि वही बोरोवर की सेल्स है, राइट। तो उसको ही सेल्स मान के आप चेक कीजिए कि बोरोवर का एग्जिस्टिंग डेट कितना चल रहा है और क्लाइंट कितना हमसे डेट और लेना चाह रहा है। ठीक है, अगर मान लीजिए आपके क्रेडिट सबमिशंस आते हैं 2 करोड़ रुपए के, 2 करोड़ रुपए के क्रेडिट सबमिशंस आते हैं और क्लाइंट आपको बोल रहा है कि भाई मेरी 50 लाख की लिमिट चल रही है, इसको 75 लाख रुपए कर दो। तो आपको सोचना पड़ेगा ना कि 50 लाख की लिमिट चल रही है, मान लीजिए उसका कोई लैप लोन भी चल रहा था 15 लाख रुपए का, मान लीजिए उसका कोई अनसिक्योर्ड बीएल बिजनेस लोन भी चल रहा है 10 लाख रुपए का। तो आप बोलेंगे कि भाई 2 करोड़ की सेल्स है और 75 लाख रुपए का बैंक अपना बिजनेस के लिए बोरिंग तो उसकी ऑलरेडी चल रही है, राइट। तो वो और इन्वेस्टमेंट हमसे डिमांड कर रहा है, राइट। तो इस चीज को ध्यान में रखते हुए आप अपना डिसीजन कीजिए कि आपको क्या डिसीजन लेना है, क्या नहीं करना भी है या नहीं करना, राइट। नेक्स्ट पॉइंट, ये भी काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके लिए, ध्यान से देखिए। जब आप उसकी बोरोवर की क्रेडिट सबमिशंस को ही सेल्स इमेजिन कर रहे हैं, अपने मन में सोच के देखिए, अगर क्रेडिट सबमिशंस ही सेल्स है तो उसकी मंथ वाइज क्रेडिट सबमिशंस को एक टेबल बना के लिखिए कि अप्रैल, मई, जून की कितने कितने क्रेडिट सबमिशंस आए हैं, अप्रैल में कितना अमाउंट क्रेडिट हुआ बैंकिंग में। देखिए क्रेडिट सबमिशंस का मैंने ऑलरेडी एक जो पुरानी बैंकिंग एनालिसिस की वीडियोस में समझाया हुआ है। क्रेडिट सबमिशंस वो जो आपकी डेटर्स की पेमेंट है, जो आपकी सेल्स की रीपेमेंट है, कोई खाली ट्रांसफर एंट्रियां हैं दूसरे बैंकों से, अपने ही किसी दूसरे बैंक से ट्रांसफर एंट्रियां या सिर्फ कोई रिवर्सल एंट्रियां है, उनको क्रेडिट सबमिशंस काउंट नहीं करना। क्रेडिट सबमिशंस मींस जो जेन्युइन एंट्री है, जो सेल्स की पेमेंट है। अगर कोई प्रमोटर ने कोई कैपिटल इन्फ्यूज की है, कोई लोन की डिसबर्समेंट की एंट्री आई है, वो क्रेडिट सबमिशंस नहीं है, सिर्फ सेल्स की जो पेमेंट आई है आपको, ठीक है, उनको मंथ वाइज यहां पे लिख लीजिए और प्रज्यूम कीजिए कि यही आपकी मंथ वाइज सेल है। तो आपको एक मंथ वाइज सेल का ट्रेंड भी तो देखना चाहिए ना। अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, ऐसे करके जितने टाइम की भी आपने बैंकिंग ली है उसको चेक कीजिए और उनकी सेल्स का ट्रेंड को एनालिसिस कीजिए। सेल्स के ट्रेंड का मतलब क्रेडिट सबमिशंस के ट्रेंड का, क्योंकि हम लिमिटेड इंफॉर्मेशन होने की वजह से क्रेडिट सबमिशंस को ही अपनी सेल्स मान रहे हैं। तो आप इसी ट्रेंड को चेक कीजिए कि सेल्स किस डायरेक्शन पे लग रही है आपको। अगर आपको लगता है, जैसे हम अभी अगस्त के मंथ में बैठे हैं, तो जैसे इस मंथ में हम बैठे हैं, तो मान लीजिए आपके पास पिछले 5-6 महीनों की भी बैंकिंग आई हुई थी, आपको पता चलता है कि यार मई, जून, जुलाई में तो क्रेडिट सबमिशंस बहुत ही कम दिख रहे हैं एज कंपेयर टू व्हाट वाज दैट इन दिस पीरियड। जो इस पीरियड में एवरेज मंथली जो हमारे पास क्रेडिट सबमिशंस आ रहे थे पिछले 3 महीने में, तो बहुत कम दिख रहे हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि क्लाइंट की जो सेल्स है वो डिक्लाइनिंग ट्रेंड पे चल रही है, डिक्लाइनिंग ट्रेंड पे चल रही होगी ना, राइट। तो ये प्रिजम्पशन लगानी बिल्कुल वैलिड है, बिल्कुल जायज प्रिजम्पशन है। तो ये चीज आप जरूर चेक कीजिए। अगर कोई सीजनल बिजनेस हुआ तो फिर आप बैंकिंग या तो पूरे उससे भी पिछले पीरियड की डिमांड कीजिए, या फिर सेल्स टीम से इंसिस्ट कीजिए कि भाई हमें तो चर्निंग काफी डिक्लाइन नजर आ रही है, काफी ज्यादा बिजनेस गिर गया है इसके नीचे, तो हमें तो आप या तो फाइनेंशियल बेस्ड में ही केस लॉग इन करो या हमें एटलीस्ट जीएसटी की डिटेल्स ला के दो ताकि हम चेक कर पाए। ठीक है, एट द एंड ऑफ द डे ये सारी क्रेडिट कॉल ही होती है। कोई भी बैंक की जो पॉलिसी होती है वो कोई हार्ड एंड फास्ट पॉलिसी नहीं होती, वो एक क्रेडिट की कॉल ही होती है हर एक पॉलिसी में, कि क्रेडिट चाहता है कि अगर पॉलिसी को डिवेट करना तो वो कर सकता है, अगर क्रेडिट चाहता है कि इस पॉलिसी के अंदर वो केस का सही डिसीजन नहीं ले पा रहा तो वो और डॉक्यूमेंट्स डिमांड कर सकता है। इसके लिए कोई भी बैंक उसको लीगली मना नहीं करेगा। तो उसको सेल्स को मंथ वाइज मानेंगे तो उसका हम 3-4 महीनों का ट्रेंड चेक करेंगे
कि कोई साइन ऐसा तो नहीं लग रहा कि क्लाइंट की सेल्स लेटेस्ट पीरियड में कोई डिक्लाइन हो रही है और क्लाइंट हमसे एनहांसमेंट मांगने के लिए आ गया, राइट। तो इस चीज़ का ध्यान रखिए, क्योंकि हमारे पास लिमिटेड इन्फॉर्मेशन है, इस वजह से ये सब कुछ करना पड़ता है। तो बैंक स्टेटमेंट में से उसकी जो पार्टीज से पेमेंट उसको आ रही हैं या जा रही हैं, उन पार्टीज के नाम को ध्यान से पढ़ें, अगर नाम रिफ्लेक्ट हो रहे हैं तो उनको ध्यान से पढ़ें, आइडेंटिफाई करने की कोशिश करें कि कोई बोगस एंट्री तो नहीं है, कोई बिजनेस मॉडल के साथ ही रिलेटेड पार्टियां हैं या कोई ऐसे ही अदर एंट्रीज डली हुई हैं। मान लीजिए किसी का गारमेंट्स का बिजनेस है और जो क्रेडिट्स आ रहे हैं, क्रेडिट सबमिशन आ रहे हैं, वो किसी कॉन्ट्रैक्टर से आ रहे हैं, वो किसी फॉर एग्जांपल अनरिलेटेड बिजनेस से आ रहे हैं, जो कोई आयरन एंड स्टील के बिजनेस से आ रहे हैं फॉर एग्जांपल। तो इस तरह के अगर क्रेडिट सबमिशंस आ रहे हैं तो उनको इन क्रेडिट सबमिशंस में काउंट मत कीजिए, क्योंकि अगर आपने काउंट कर लिया तो आपकी अननेसेसरली सेल्स की फिगर, प्रज्यूम्ड सेल्स की फिगर आई वुड से कि वो बढ़ जाएगी और आप शायद गलत डिसीजन लेंगे केस का। तो बिजनेस मॉडल के साथ रिलेटेड हो उनके ऊपर डिपेंडेंसी चेक कीजिए कि ऐसा तो नहीं कि एक दो पार्टीज के ऊपर ही बहुत ज्यादा डिपेंडेंसी हो रही है, एक दो पार्टी से ही क्रेडिट्स आ रहे हैं और एक दो पार्टीज को ही जा रहे हैं। तो डिपेंडेंसी चेक कीजिए, वो आपके लिए एक नेगेटिव पॉइंट हो जाता है। कोई रिलेटेड पार्टी का नाम कई बार पता चल जाता है, मान लीजिए आपके क्लाइंट का नाम है अमित वोरा, फॉर एग्जांपल आपके क्लाइंट का नाम है अमित वोरा, तो क्रेडिट सबमिशन किसी पार्टी से आ रहा है, वो आ रहा है वोरा एंड एसोसिएट, वोरा एंड एसोसिएट से कोई क्रेडिट सबमिशन आ गया। तो भाई क्योंकि सरनेम सेम है तो डाउट होता है ना कि शायद इसकी रिलेटेड पार्टी ना हो, तो आइडेंटिफाई करने की कोशिश कीजिए। किसी सिंगल पार्टी के साथ टू एंड फ्रो की पेमेंट्स जा रही हैं तो उन पार्टीज को पकड़ने की कोशिश कीजिए। तो कुल मिला के नटशल में बात यह है कि जो बैंकिंग प्रोडक्ट में अगर वर्किंग कैपिटल फैसिलिटी का आप लोन देने जा रहे हैं क्लाइंट को, तो आपके पास इंफॉर्मेशन बहुत लिमिटेड है, तो केस के ऊपर किसी भी तरह का अननेसेसरी कॉल लेने की जरूरत नहीं है, किसी भी तरह के प्रेशर में आके आपको लिमिटेड इंफॉर्मेशन के बेस पे ही बेस्ट जो रिजल्ट डाटा आप निकाल सकते हैं, वही बेस्ट इंफॉर्मेशन निकाल के आपको बैंक को प्रेजेंट करनी है। देखिए प्रोडक्ट अल्टीमेटली बैंक ने बनाया है, जो फैसिलिटी है, जो ये लोन की टाइप है, जो वेरिएंट है, वो बैंक ने बनाया है। आप उस बैंक को के रूल्स के अंदर रहते रहते काम कर सकते हैं। आप जितनी इंफॉर्मेशन आपको बैंक की पॉलिसी के अंदर दी गई है, आपको उस बैंक की दी गई इंफॉर्मेशन को बेस्ट पॉसिबल यूज करके बेस्ट पॉसिबल आउटकम बना के देना है। रेस्ट तो जो है भगवान की मर्जी है कि कल को कुछ भी हो जाए ऊपर नीचे, बट अपनी जजमेंट को लूज नहीं करना, अपनी कॉल को स्ट्रांग रखना है और अपने पॉइंट्स पे स्टैंड क्लियर रखना है अपना कि भाई अगर मेरे को इस पॉइंट पे कंफर्ट नहीं आ रहा तो मैं इस चीज को नहीं करूंगा। यूजली बैंकिंग वेरिएंट में तो जैसे जो क्रेडिट सबमिशंस होती हैं पिछले 12 महीने की क्रेडिट सबमिशंस, उसके ऊपर मान लीजिए 20% दे दिया या उसके ऊपर 20% की ग्रोथ प्रोजेक्शन लेके आपको लोन करने को कह दिया। इस तरह की अलग अलग तरह की बैंक पॉलिसीज हो सकती हैं। तो यूजुअली वर्किंग कैपिटल में क्रेडिट सबमिशंस बेस्ड ही पॉलिसीज होती है रेदर देन एवरेज बैलेंस के ऊपर, क्योंकि वो एवरेज बैलेंस वाला कंसेप्ट यूजुअली लैप लोन्स में ज़्यादा चलता है, राइट। आई होप आपने इस छोटे से पॉइंट्स को, छोटी किसी वीडियो को समझा होगा आराम से। बाकी नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको ऑब्वियसली नेक्स्ट मंथ आएगी, नेक्स्ट संडे आएगी नेक्स्ट वीडियो, तो उसमें आपको रिजेक्शन एनालिसिस की वीडियो लेके आऊंगा अगस्त मंथ की। थैंक यू वेरी मच, स्टे ट्यून्ड टू द चैनल, थैंक यू।